हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे मॉलिक्यूलर मासेस एंड फार्मूला यूनिट मासेस एंड हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला यूनिट मास। ये सब चीज़ हम लोग को आज के क्लास में सीखना है। लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी का कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने फार्मूला राइटिंग सीखा था उस पर बेस्ड है। सो लेट अस फर्स्ट कंप्लीट द इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड देन हम लोग शुरू करेंगे मॉलिक्यूलर मास टॉपिक। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप बुक में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन 1 है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इन चारों कंपाउंड्स का आपको फॉर्मूला लिखना है। सो यू गेट 1 minute टाइम to write down the formula in the comment section. If you know the answer, you can write the answer in the comments. Okay? ठीक है, इसके बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं आंसर्स। फर्स्ट का आंसर होना चाहिए फर्स्ट नंबर 1। फॉर्मूला पूछा जा रहा है सोडियम ऑक्साइड का। सो अगर आपने आंसर लिखा है तो प्लीज़ वेरीफाई योर आंसर फ्रॉम द स्क्रीन। सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम के लिए हम लोग लिखेंगे Na+1 एंड ऑक्साइड के लिए हम लिखेंगे O2-। सो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चार्जेस सेम नहीं है। वी आर गोइंग टू इंटरचेंज एंड वी आर गोइंग टू गेट Na2O1। 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, तो आप चाहें तो Na2O भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ चेक योर आंसर्स। अगर आपने आंसर्स लिखा है कमेंट्स में तो स्क्रीन से देख करके चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए हम क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं? एल्यूमिनियम के लिए हम लिखेंगे Al3+ एंड क्लोराइड के लिए हम लिखेंगे Cl-। चाहे तो 1 लिख लीजिए। इंटरचेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर नंबर सेम नहीं है। इंटरचेंज करने के बाद आपको Al1Cl3 मिलेगा, लेकिन 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, तो हम AlCl3 लिखेंगे। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिख रहा है सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो सोडियम सल्फाइड जब हम लिखना चाहेंगे तो सोडियम के लिए हम लिखेंगे Na+ एंड सल्फाइड के लिए हम लिखेंगे S2-। इंटरचेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा Na2S। चाहे तो 1 लगाइए, चाहे तो मत लगाइए, आपका फाइनली फॉर्मूला होगा Na2S। ओके। एंड लास्ट नंबर 4 आपको पूछा जा रहा है फॉर्मूला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसके लिए हम लिखेंगे, मैग्नीशियम के लिए हम लिखेंगे Mg2+ और हाइड्रोक्साइड के लिए हम लिखेंगे OH-। माइनस मतलब -1। दोनों को इंटरचेंज करना है एंड इंटरचेंज करने के बाद आपको फॉर्मूला मिलेगा Mg1OH2। लेकिन OH2 नहीं लिख सकते, हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और इस 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे तो फाइनली आंसर मिलेगा MgOH2। ठीक है। ब्रैकेट क्यों लगाया है? क्योंकि हाइड्रोक्साइड एक तरीके का पॉली एटॉमिक आयन है और पॉली एटॉमिक आयन पर जब चार्ज इंटरचेंज होकर 1 से ज़्यादा आ जाता है तो फिर हम ब्रैकेट लगा के उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। क्योंकि पूरे पॉली एटॉमिक आयन पर वो चार्ज इंटरचेंज हो रहा है, किसी एक एटम पर चार्ज इंटरचेंज नहीं होता है। इसीलिए पूरे पॉली एटॉमिक आयन को शो करने के लिए कि उस पर चार्ज इंटरचेंज हुआ, इसके लिए हम ब्रैकेट पुट करते हैं। ठीक है। ये चीज़ लास्ट क्लास में समझ लिया था हम लोगों ने। ऑल राइट, क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन 2 में पूछा जा रहा है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। मतलब जो फॉर्मूलाज आपको दिए हुए हैं स्क्रीन पे, उसको देख करके आपको उन सब के नाम बताने हैं कि फॉर्मूला में इन सब का मतलब क्या होगा, उसके जो एक्चुअल नेम्स होंगे, केमिकल नेम्स होंगे, वो क्या होने चाहिए। तो अगेन यू गेट 1 minute ऑफ टाइम। इस 1 minute के टाइम में आप इन सारे कंपाउंड्स का नाम लिख लीजिए, केमिकल नाम लिख लीजिए जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, उसका नाम लिखिए, अपने कमेंट्स में लिखिए and once you complete it, we'll check it from the screen. Okay,
ऑल राइट, नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट फॉर्मूला जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है Al2SO4 होल 3। सो फर्स्ट फॉर्मूला इज Al2SO4 होल 3। Al के लिए हम लिखेंगे एल्यूमिनियम, राइट, एंड SO4 2 माइनस आयन से ये कंपाउंड बना है तो उसके लिए हम लिखेंगे सल्फेट। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको नाम दिया हुआ था और फॉर्मूला लिखना है, इस क्वेश्चन में फॉर्मूला दिया हुआ है और इससे नाम लिखना है। ठीक है, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो आपसे बनना चाहिए सवाल, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में फॉर्मूला दिया हुआ है CaCl2, तो Ca के लिए हम लिखेंगे कैल्शियम एंड Cl2, ये 2 तो Ca2 प्लस के 2 से आ रहा है, ये वाला जो 2 है वो कहाँ से आ रहा है, इसके 2 प्लस से आ रहा है, राइट। हमें यहाँ पे Cl माइनस के लिए लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, Cl माइनस के लिए हम लिखेंगे क्लोराइड। ओके, नंबर 3 इस क्वेश्चन में है K2SO4। सो K2SO4 के K के लिए हम लिखेंगे पोटाशियम एंड SO4 के लिए हम लिखेंगे सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट, राइट। नंबर 4 है इसमें KNO3। K के लिए हम अगेन फिर से लिखेंगे पोटाशियम एंड NO3 के लिए हम लिखेंगे नाइट्रेट। ओके, एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन इन दिस इज CaCO3। Ca के लिए हम लिखेंगे कैल्शियम, राइट, वी आर गोइंग टू राइट कैल्शियम फॉर Ca एंड CO3 के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज मेंट बाय द टर्म केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला से हमें क्या समझ में आता है, व्हाट कुड बी द डेफिनेशन ऑफ केमिकल फार्मूला। सो अगेन यू गेट 1 minute ऑफ टाइम, राइट डाउन योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख के मुझे बताइए कि क्या आंसर होना चाहिए। ओके, ऑल राइट, इस क्वेश्चन का आंसर आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, तो व्हाट इज़ द आंसर, लेट अस सी। आपके एनसीईआरटी बुक में आंसर है कुछ इस तरीके से, आंसर यहाँ पर है इस पेज में। द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन। सो यू कैन राइट दिस कि केमिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का एक तरीके का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब सिंबल से हम कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं जिससे कि उसके कॉम्पोजिशन के बारे में भी पता चलता है। कॉम्पोजिशन मतलब कि उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कौन कौन से एलिमेंट्स को जोड़ करके वो कंपाउंड बनाया गया है, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन हमको उसके केमिकल फार्मूला से ही मिल जाता है। सो केमिकल फार्मूला एक ऐसा शॉर्ट हैंड तरीका है, एक शॉर्टकट मेथड है जिससे कि हम पूरे कंपाउंड के नाम को बिना लिखे सिंबल से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ताकि उसके कॉम्पोजिशन के बारे में भी हमको उससे पता चले। ठीक है, सो इन शॉर्ट यू कैन राइट दैट इट इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स composition or of the composed elements present in the compound. This way also you can write. ठीक है, so I hope the definition is clear. अभी next question में जाते हैं। next question आपको इसमें दिया हुआ है how many atoms are present in H2S molecule and PO4 3- ion। आपको atoms के नंबर के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन से एटम्स कितने नंबर में प्रेजेंट है इन द फॉलोइंग, एंड अगेन यू गेट 1 minute ऑफ टाइम टू आंसर। प्लीज़ आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट्स, देन हम लोग इसके आंसर को चेक करेंगे। ठीक है, ओके, ऑल राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है
यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है H2S मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में आपसे पूछा जा रहा है कितने एटम्स हैं। तो हाइड्रोजन एटम अगर इसमें पूछेंगे स्पेसिफिकली, तो हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू 2, क्योंकि H2 लिखा हुआ है, ओके। और S के साथ राइट साइड में कोई नंबर नहीं है, लेफ्ट में नंबर है, दैट मीन्स वो हाइड्रोजन के बारे में है। हमेशा एलिमेंट के राइट साइड में देखना है और उस नंबर को हमको कंसिडर करना है, ठीक है। तो इसीलिए सल्फर के आसपास और कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स यहाँ सल्फर के कितने एटम्स हो गए 1, क्योंकि कुछ नंबर नहीं है, दैट मीन्स ओनली 1 एटम इज प्रेजेंट। सो टोटल एटम्स हो गए 2 + 1, दैट इज 3 एटम्स इन टोटल, ओके। उसी तरीके से नंबर 2 सेकेंड क्वेश्चन में PO4 3- आयन। अब ये जो 3- है ये चार्ज है, इस चार्ज के वैल्यू को कोई लेना देना नहीं है नंबर ऑफ एटम्स से, ठीक है। ये ओवरऑल उस आयन पर चार्ज है, टोटल 3- का चार्ज है। तो इस 3 को कहीं पर भी आपको कंसिडर नहीं करना है। वी आर ओनली फोकस्ड विद द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, क्योंकि ये पॉली एटॉमिक आयन है तो इसमें अलग अलग एलिमेंट के एटम्स प्रेजेंट हैं और सबका नंबर हमको यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले हम P पे फोकस करेंगे। P के राइट साइड में इस जगह पर आपको कोई भी एटम नहीं दिख रहा है, कोई भी नंबर लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, मतलब एक ही फॉस्फोरस का एटम है। तो फॉस्फोरस का हम एटम कितना लिखेंगे, फॉस्फोरस एटम इज इक्वल टू 1। एंड ऑक्सीजन के केस में आप देखेंगे तो ऑक्सीजन O4 लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि ऑक्सीजन के राइट साइड में 4 है, मतलब इसमें 4 ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन एटम्स के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 4। सो टोटल एटम्स मेरा हो जाएगा फॉस्फेट आयन में PO4 3- आयन में 1 + 4 दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी फाइंड आउट द डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। आई होप दैट इज़ वेरी मच क्लियर। हमेशा एलिमेंट के सिंबल के राइट साइड वाले नंबर को ही आपको कंसिडर करना है, लेफ्ट वाले नंबर को कंसिडर नहीं करना है। सपोज देयर वी हैव अ फॉर्मूला, जैसे हम लिखते हैं C12H22O11, जैसे शुगर का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। तो जब हम C12H22O11 लिखते हैं तो C के राइट साइड में कौन है 12, तो कार्बन एटम्स कितने हो गए 12। हाइड्रोजन के राइट साइड में कौन है 22, तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए 22। ऑक्सीजन के राइट साइड में कौन है 11, तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए 11। ऐसा कभी भी नहीं सोचना है कि हाइड्रोजन के लेफ्ट साइड में तो 12 है तो मतलब हाइड्रोजन का एटम 12 होगा, नहीं, वी कैन नॉट थिंक लाइक दैट, ओके। सो हमेशा एलिमेंट के राइट साइड में ही आपको जो नंबर लिखा हुआ है उसको कंसिडर करना है। आप कभी भी एलिमेंट के लेफ्ट साइड वाले नंबर को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। सो फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ एटम्स यू ऑलवेज कंसिडर द नंबर रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द सिंबल, राइट, ठीक है। चलिए अब हम लोग नया टॉपिक आज शुरू करने वाले हैं। द न्यू टॉपिक इज़ द मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट, बट मोल कॉन्सेप्ट वुड बी टॉट इन द सेकेंड टर्म पोर्शन, तो वो चीज़ हम लोग सेकेंड टर्म में डिस्कस करेंगे। लेकिन मॉलिक्यूलर मास पढ़ने के बाद ही आप मोल कॉन्सेप्ट आगे समझ सकते हैं। सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। मॉलिक्यूलर मास जैसे हम कह रहे हैं दैट मीन्स इट इज़ द मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल, वो किसी भी एक मॉलिक्यूल का मास होगा, राइट। और यहाँ पर इसका डेफिनेशन भी है, अगर आपको अप्रोप्रिएट डेफिनेशन चाहिए तो इट इज़ रिटन हियर, यहाँ पर लिखा है, और लेट मी जूम इट आउट अ बिट फॉर यू। यस, the molecular mass of a substance is the sum of the atomic masses of all the atoms in a molecule of the substance, ठीक है। किसी भी एक सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल होगा उस मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट के एटम्स होंगे और उन एलिमेंट के एटम्स के एटॉमिक मास को जब हम ऐड कर देंगे, उसका सम निकालेंगे, तो फिर हमको क्या मिलेगा, उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा, ठीक है। और
ये भी कह सकते हैं दैट ये एक रिलेटिव मास है मॉलिक्यूल का एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, दैट मीन्स यूनिफाइड मास के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है। और इसमें सिंपली हम, जैसे कि मान लो मुझे H2O मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है, इफ वी वांट टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, ठीक है, तो H2O में हमें देखना पड़ेगा कितना हाइड्रोजन है कितना ऑक्सीजन है। सबसे पहले इसको अगर हम देखें तो इसमें मुझे पता चल रहा है कि इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और इसमें 1 ऑक्सीजन का भी एटम है, राइट, 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन। तो इसमें हमको 2 हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से मुझे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो 1 हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन एटम के मास कितना होगा 2, तो 1 हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1U और 1 ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16U। और फिर मुझे ये वैल्यूज़ कहाँ से मिला 1U 16U, जो मैंने आपको एक बार एटॉमिक मास का एक टेबल याद करने के लिए बोला था, उस टेबल से ही मुझे ये वैल्यूज़ मिल रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको उस टाइम बोला था कि उस टेबल को आपको मेमोराइज़ करना है, तभी आप ये मॉलिक्यूलर मास का टॉपिक समझ पाएंगे एंड आप कोई भी वैल्यू अपने से लिख सकेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। फॉलोइंग बोर्ड मास रूल वी आर गोइंग टू फर्स्ट मल्टीप्लाई एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे। तो 2 × 1 गिव्स यू 2U प्लस 1 × 16 गिव्स यू 16U, दोनों को ऐड करने पे आपको मिल गया 18U। अब ये जो 18U है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ, और ज़्यादा अगर प्रिसाइजली कहा जाए तो क्या बोलेंगे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, ठीक है। तो ये जो 18U आया इसको हमको क्या कहना है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, राइट। सो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए हमें बस इतना ही देखना है कि उस कंपाउंड के फॉर्मूला में कितना सारा एलिमेंट का एटम्स प्रेजेंट है और उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को हमको याद रखना है। जहाँ जहाँ वो एलिमेंट आएगा वहाँ वहाँ उसके एटॉमिक मास के वैल्यू को लिखना है। जहाँ मल्टीप्लिकेशन ज़रूरी है, नीडेड है, वहाँ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड फाइनली सारे वैल्यूज़ को आपको ऐड करना है इन ऑर्डर टू गेट द फाइनल रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। आगे और भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि मॉलिक्यूलर मास हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग दैट आई हैव रिटन इट स्पेशली हियर, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इट इज़ बेसिकली फाउंड फॉर नॉन आयनिक और कोवैलेंट कंपाउंड्स, दैट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हम ज़्यादा इस चीज़ का यूज़ करते हैं। सो मॉलिक्यूलर मास जब भी हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम ज़्यादातर नॉन आयनिक या कोवैलेंट कंपाउंड्स का जिक्र करते हैं वहाँ पर। नॉन आयनिक या कोवैलेंट मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो कि इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन के वजह से नहीं बनते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो कि इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से बनते हैं, वैसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, कोवैलेंट या नॉन आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। नॉन आयनिक मतलब जो आयंस का बना हुआ नहीं होता है, और आयंस कब बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन से बनते हैं। तो मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो कि इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बने उनको हम कोवैलेंट कंपाउंड बोलेंगे या फिर नॉन आयनिक बोलेंगे, मतलब कि उनमें आयंस प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है CO2, ग्लूकोज, शुगर एट्सेट्रा, जैसे इथाइल अल्कोहल के बारे में आपने पढ़ा था, वो सब आपके कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब आयनिक मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, कोवैलेंट हैं। इसीलिए कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स का हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसके लिए ही ये स्पेसिफिक वर्ड है मॉलिक्यूलर मास। सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास फॉर ओनली कोवैलेंट कंपाउंड्स, ओके। अभी आगे चैप्टर में आपको एक और वर्ड दिया हुआ है फॉर्मूला यूनिट मास, तो हम लोग साथ साथ में ये दोनों चीज़ समझेंगे ताकि आपको डिफरेंस भी साथ में पता चले। उसके बाद फाइनली हम लोग सारा क्वेश्चंस जो भी इससे रिलेटेड है वो सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला यूनिट मास के बारे में आपको चैप्टर में क्या बताया गया है, चैप्टर में आपको बोला जा रहा है कि फॉर्मूला यूनिट मास जो है वो ऐसे सब्सटेंस का मास है
जिसमें कि हम एक कंपाउंड का फॉर्मूला यूनिट कंसिडर करते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड आउट करते हैं फॉर्मूला यूनिट मास के थ्रू, जिसमें कि उस कंपाउंड के फॉर्मूला यूनिट को कंसिडर किया जाता है। अब फॉर्मूला यूनिट क्या है? फॉर्मूला यूनिट एक तरीके से एक तरीके का आपका मॉलिक्यूल है जो कि ज़्यादातर हम आयनिक कंपाउंड्स में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर और भी एक चीज़ लिखी हुई है, द ओनली डिफरेंस is that we use the word formula unit for those substances whose constituent particles are ions, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है दोनों में डिफरेंस समझने का। I'll just write it down for you। जैसे अगर मैंने यहाँ पर बोला मॉलिक्यूलर मास और यहाँ मैंने बोला आपको फॉर्मूला यूनिट मास, तो दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं एंड क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, लेट अस डिस्कस दैट इन डिटेल। ओके, फर्स्ट तो ये जो मॉलिक्यूलर मास वर्ड है ये हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं फॉर कोवैलेंट कंपाउंड्स। कोवैलेंट कंपाउंड्स मतलब कंपाउंड्स फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और यहाँ पर जो फॉर्मूला यूनिट मास है इट इज़ यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड्स, मतलब कंपाउंड्स मेड अप ऑफ आयंस, दैट मीन्स formed due to loss and gain of electrons, ठीक है। आई होप दोनों का मतलब आपको समझ आ गया होगा। कोवैलेंट का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन शेयरिंग और आयनिक का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का लॉस या इलेक्ट्रॉन का गेन से बनने वाला कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर मास वर्ड हम हमेशा कोवैलेंट कंपाउंड के लिए इस्तेमाल करते हैं और फॉर्मूला यूनिट मास हम हमेशा आयनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही मेन बेसिक डिफरेंस है दोनों में, ओके। अभी इसके बाद अगर आपको पूछा जाता है कि दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है, ये दोनों तो मैंने आपको डिफरेंसेस बताया, ठीक है। ये जो फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया ये दोनों का डिफरेंसेस है, दीज टू पॉइंट्स आर एक्चुअली द डिफरेंसेस, ये एक तरीके का डिफरेंस है, ठीक है। ये डिफरेंस बता रहा है, ये भी पॉइंट एक तरीके का डिफरेंस बता रहा है कि दोनों टर्म्स में क्या अंतर है। अब अगर मुझे सिमिलैरिटीज़ जाननी है कि दोनों में सिमिलैरिटी क्या क्या है, ओके, दोनों में अगर हम सिमिलैरिटी जानना चाहते हैं तो सिमिलैरिटी क्या क्या होगी वो भी समझना चाहिए। तो सिमिलैरिटीज़ डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहली चीज़ कि इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन यू, ठीक है। यूनिफाइड मास के यूनिट में इसको हम एक्सप्रेस करते हैं। चाहे तो आप यूनिट लगा भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं, बिकॉज रिलेटिव होता है। इसको कार्बन 12 आइसोटोप से कंपेयर किया जाता है सारे एटॉमिक मासेस को, और एटॉमिक मासेस को हम एक्चुअली जोड़ रहे हैं, ऐड करते हैं मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए। तो इसीलिए इसका जो यूनिट है वो यू होता है, या तो आप चाहें तो यूनिट नहीं भी लिख सकते हैं, ओके। सो एक्सप्रेस्ड इन यू, पहली बात तो ये। फॉर्मूला यूनिट मास भी एक्सप्रेस किया जाता है यू में ही, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन यू, ओके। अच्छा, अभी इसके बाद एक और सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी है? दूसरी सिमिलैरिटी ये है कि ये जो मॉलिक्यूलर मास और ये जो फॉर्मूला यूनिट मास है दोनों को कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है, ओके। सो बोथ ऑफ देम are calculated in the same way,
दोनों के कैलकुलेशन का तरीका भी एक जैसा होता है, बिल्कुल सेम होता है, राइट। तो मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। मॉलिक्यूलर मास वर्ड कोवैलेंट कंपाउंड के लिए यूज़ करेंगे, फॉर्मूला यूनिट मास हम आयनिक कंपाउंड के लिए यूज़ करेंगे। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों का जो यूनिट है एक्सप्रेस करने का, कि दोनों को किस यूनिट में हम एक्सप्रेस करते हैं, तो हम यूनिट अगर लिखना चाहेंगे तो हम यूनिफाइड मास लिखेंगे, दैट मीन्स हम एटॉमिक मास यूनिट का यूज़ करेंगे, एंड दोनों को कैलकुलेट करने का तरीका सेम होता है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ आई है तो देन यू विल हैव टू आंसर वन क्वेश्चन ऑफ माइन। एक क्वेश्चन देंगे तो आपको वो चीज़ आंसर करना होगा अपने कमेंट सेक्शन में, और मुझे बताइएगा कि क्या आपको ये समझ आया या नहीं, ठीक है। आपके आंसर से मुझे पता चल जाएगा वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस और नॉट। मेरे पास कुछ कंपाउंड्स है जैसे NaCl, CO2, NO2, KOH। So you get 1 minute of time to answer this। कोशिश करिएगा आंसर करने का। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द आंसर। पहली बात तो यहाँ पर आपको पहचानना होगा कि कौन सा कोवैलेंट कंपाउंड है, कौन सा आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो इसमें हम जानते हैं कि ये Na+ और Cl- से जुड़कर बनता है। इसमें भी हम जानते हैं कि ये K+ और OH- से मिलकर बनता है। जहाँ पर भी कैटायन और एनायन मिलकर कोई कंपाउंड बनाते हैं वो आयनिक कंपाउंड होता है, राइट। जहाँ भी आपको +- चार्ज जोड़कर कोई कंपाउंड बनता दिखता है वो हमेशा आयनिक कंपाउंड होता है। और आयनिक कंपाउंड होगा तो उसका क्या फाइंड आउट होगा, फॉर्मूला यूनिट मास फाइंड आउट होगा। ओके, सो ये आपका आयनिक है, दिस इज ऑल्सो आयनिक, ये दोनों आयनिक है क्योंकि ये आयंस के बने हुए हैं, ठीक है। कैटायन और एनायन से जोड़ करके इनको बनाया गया है। तो जो भी आयनिक कंपाउंड होगा उसका क्या फाइंड आउट करेंगे हम, फॉर्मूला यूनिट मास फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला यूनिट मास फाइंड आउट होगा, फॉर्मूला यूनिट मास फाइंड आउट होगा इसका भी एंड इसका भी, फॉर्मूला यूनिट मास फाइंड आउट होगा इसका, दोनों का। लेकिन CO2 में या NO2 में आप कहीं पर भी चार्ज नहीं देखते हैं, राइट। दोनों के दोनों नॉन मेटल्स है, कार्बन ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल है। तो इसलिए वहाँ पर आपको पॉजिटिव नेगेटिव कैटायन एनायन का कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं दिखता है, CO2 में भी, O2 में भी, NO2 में भी, ठीक है। तो सिंस दोनों में कोई कैटायन एनायन नहीं है इसीलिए ये दोनों किस टाइप के कंपाउंड हो गए, कोवैलेंट कंपाउंड हो गए। तो कोवैलेंट कंपाउंड्स का हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हैं, राइट। दोनों का हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में कि ये फॉर्मूला यूनिट हम किसको कहते हैं। फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस तो पता चल गया, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ अ फॉर्मूला यूनिट तो फिर आप क्या कहेंगे। तो उसके लिए लेट अस अंडरस्टैंड वन डायग्राम। जैसे कि इस डायग्राम में हम लोगों ने एक क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को बताया है। दिस इज एक्चुअली एक्सप्लेनिंग अ स्मॉल क्रिस्टल ऑफ NaCl, ठीक है। NaCl कॉमन सॉल्ट जो होता है उसका एक छोटा सा क्रिस्टल का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि कई सारे Na+ और Cl- आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं। कहीं पर Na+ है, उसके जस्ट बगल में Cl- है, अगेन देयर इज़ अनदर Na+, अगेन देयर इज़ अनदर Cl-। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें कई सारे Na+ है और कई सारे Cl- हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में भले काउंट कर सकते हैं लेकिन एक्चुअल में रियल कंडीशंस में इन सारे Na+ एंड Cl- आयंस को काउंट करना मुश्किल है, ठीक है। इट इज़ नॉट ईजी टू काउंट ईच एंड एवरी Na+ एंड Cl-। तो एक्चुअल में अगर इस क्रिस्टल का फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछता है तो इस क्रिस्टल का जो फॉर्मूला होना चाहिए वो होना चाहिए Na+ टू द पावर n एंड Cl- टू द पावर n। टू द पावर n नहीं भी बोले तो Na+n Cl- n बोलेंगे।
जिसका मतलब है इस n का वैल्यू पता नहीं है हमें, दिस n इज़ अननोन एंड वी डू नॉट नो कि ये n का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होना चाहिए। किसी क्रिस्टल में वो कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनी नंबर, ओके। n मतलब इट इज़ डिनोटिंग द नंबर ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस प्रेजेंट इन वन क्रिस्टल। तो ये एक्चुअली क्या है, दिस n इज़ द नंबर ऑफ Na प्लस और Cl माइनस आयन प्रेजेंट इन वन क्रिस्टल, ठीक है। तो एक क्रिस्टल के अंदर जितने Na प्लस और Cl माइनस आएंगे, उस पूरे क्रिस्टल में जितने भी Na प्लस एंड Cl माइनस के नंबर है वही n डिनोट करता है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में भले काउंट करके बता सकते हैं, लेकिन रियल कंडीशंस में उसको काउंट करना मुश्किल है। लेकिन हम ये ज़रूर पता कर सकते हैं कि एक क्रिस्टल में ऐसा कॉमन यूनिट कौन सा है जो रिपीट हो रहा है। रिपीट होने वाले कॉमन यूनिट को हम वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपने क्लास 8 में पढ़ा है अबाउट पॉलीमर्स। पॉलीमर्स में मोनोमर बार बार रिपीट होता है, तभी वो मोनोमर आपस में जुड़ते जुड़ते एक पॉलीमर बनाता है, राइट। ये कॉन्सेप्ट आपने क्लास 8 में पढ़ा था। उसी तरीके से एक आयनिक कंपाउंड के क्रिस्टल में भी होता है कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड का जो क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में एक मॉलिक्यूल है जो बार बार खुद को रिपीट कर रहा है, राइट। एक यूनिट है जो बार बार खुद को रिपीट कर रहा है, और उसी यूनिट को, उस रिपीटेटिव यूनिट को हम क्या कहेंगे, फॉर्मूला यूनिट कहेंगे। उस क्रिस्टल का, उस आयनिक क्रिस्टल का फॉर्मूला यूनिट कहेंगे। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इस डायग्राम में Na प्लस और Cl माइनस का ये जो यूनिट है, ये यूनिट आपको बार बार रिपीट होता हुआ दिख रहा है। दिस इज़ वन यूनिट दैट इज़ गेटिंग रिपीटेड, अगेन दिस इज़ अनदर यूनिट दैट रिपीट्स, फिर उसके बाद एक और यूनिट है जो उसके साथ अटैच्ड है, फिर उसके नीचे वाले रो में अगर हम देखते हैं तो अगेन अनदर यूनिट दैट इज़ रिपीटिंग हियर, फिर एक और यूनिट है जो यहाँ रिपीट हो रहा है, फिर से एक और यूनिट है जो वहाँ पर रिपीट हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप Na प्लस एंड Cl माइनस को एक यूनिट मान सकते हैं, एक रिपीटेटिव यूनिट मान सकते हैं, राइट। तो इस Na प्लस एंड Cl माइनस के कॉम्बिनेशन को हम क्या कह सकते हैं, इसके कॉम्बिनेशन को हम कह सकते हैं अ रिपीटेटिव मॉलिक्यूल और रिपीटेटिव यूनिट, जिसको हम फाइनली क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl क्रिस्टल, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। तो फॉर्मूला यूनिट कहने का मतलब क्योंकि वो रिपीट कर रहा है खुद को, ताकि वो पूरे क्रिस्टल को बना सके, जोड़ सके। तो उस पूरे क्रिस्टल को बनाने के लिए जो सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटे मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया गया, दैट इज़ Na प्लस एंड Cl माइनस टुगेदर। जैसे हमारे पूरे बॉडी का सबसे छोटा पार्ट है सेल, तो हमारे पूरे सेल का जो बिल्डिंग यूनिट है, बिल्डिंग ब्लॉक है, या जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, वो सेल होता है। उसी तरीके से किसी भी आयनिक क्रिस्टल के लिए, किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए, उसके क्रिस्टल का सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक या सबसे छोटा रिपीटेटिव यूनिट उसका फॉर्मूला यूनिट होता है, ठीक है। तो उस फॉर्मूला यूनिट का हम लोग मास फाइंड आउट करते हैं। पूरे क्रिस्टल का मास हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अगर हम एक सोडियम क्लोराइड के एक क्रिस्टल का वेट अगर हम कंसिडर करेंगे, तो दैट इज़ नॉट इक्वल टू द फॉर्मूला यूनिट मास, क्योंकि वो फॉर्मूला यूनिट मास से ज़्यादा आएगा। क्योंकि फॉर्मूला यूनिट मास में तो कई सारे फॉर्मूला यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, कई सारे Na प्लस एंड Cl माइनस आयन्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर जब हमें क्वेश्चन मिलेगा तो हमें सिर्फ फॉर्मूला यूनिट मास फाइंड आउट करना है, जिसमें हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल का मास फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का मास फाइंड आउट नहीं करेंगे, ओनली वन मॉलिक्यूल वुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। जब आपको क्वेश्चन में मास फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल का ही मास वहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, ओके। सो आई होप द फॉर्मूला यूनिट वर्ड इज़ क्लियर। फॉर्मूला यूनिट मास को हम कैसे डिफाइन करेंगे, फॉर्मूला यूनिट मास को डिफाइन करने के लिए आपको बताना है दैट इट इज़ द मॉलिक्यूलर, इट इज़ द मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द ions of any
मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल ऑफ अ फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के फॉर्मूला यूनिट में, एक कंपाउंड के फॉर्मूला यूनिट में जो भी आयंस प्रेजेंट होते हैं, उन आयंस के एटॉमिक मासेस को या आयनिक मासेस को जोड़कर जो हमें आंसर मिलता है, जो हमें वैल्यू मिलता है, वही उसका फॉर्मूला यूनिट मास होता है। फॉर्मूला यूनिट मास को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? यूनिफाइड मास में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी कि आपको जब भी बोला जाता है, एक और चीज़ हम यहाँ पर क्लियर करना चाहेंगे, जैसे कि अगर आपको बोला जा रहा है सोडियम का एटॉमिक मास और Na+ का मास, सोडियम के लिए हम 23U लिखते हैं। ठीक है, उस टेबल से मैंने लिखा है, जो टेबल आपको बोला था याद करने के लिए, उसमें 23U बताया गया है, जिसका मतलब है दैट इट इज़ 23 टाइम्स हेवियर देन 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। राइट, ये चीज़ पहले पढ़े हैं। और इस मास को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। राइट, टू बी मोर प्रिसाइज इट शुड बी कॉल्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। अब इस Na+1 के लिए, या सिंपली आप Na+ लिखते हैं, जैसे भी लिखे, इस कैटायन के लिए ये तो एक एटम है क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसमें Na+1 लिखा मतलब ये एक कैटायन हो गया। एटम में कोई चार्ज नहीं है, कैटायन में +1 का चार्ज क्योंकि पॉजिटिव आयन है। अब इसका भी मास हमको 23U ही लेना होगा। इट विल हैव द सेम मास, जैसे कि एटम का मास 23 है तो Na+1 का भी मास 23 ही होगा। उसके चार्ज डेवलप हो जाने से उसके मास पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है कि इस Na में टोटल 11 प्रोटॉन्स हैं, 12 न्यूट्रॉन्स हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? इसमें 11 प्रोटॉन्स हैं, 12 न्यूट्रॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। राइट, so this Na+1 has only 1 electron less। अब इलेक्ट्रॉन का जो साइज होता है वो प्रोटॉन के साइज से बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। इट इज़ वेरी मच लेसर एज दैट कंपेयर्ड टू 1 न्यूट्रॉन। तो हम यहाँ पर अगर आपको कंपैरिजन बताएंगे तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 1/1840 टाइम्स दैट ऑफ 1 प्रोटॉन। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन 1/1840 टाइम्स, 1/1840 टाइम्स लेसर दैन 1 प्रोटॉन। एक प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन 1840 टाइम्स छोटा होता है, मतलब 2000 टाइम्स छोटा होता है इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन के कम हो जाने से या एक इलेक्ट्रॉन के बढ़ जाने से, इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होने से एटॉमिक मास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास इतना छोटा है कि वो ओवरऑल एटम के मास को चेंज नहीं कर पाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे या 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन जाएगा बाहर या अंदर आएगा एटम के, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एटॉमिक मास को। ठीक है, तो इसीलिए Na का पहले भी मास 23U था, इलेक्ट्रॉन चले जाने के बाद भी 23U ही रहेगा। तो इसीलिए आप फॉर्मूला यूनिट मास जब कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप का आयन्स आता है, तो इसलिए वहाँ पर आप उसी एटॉमिक मास को लेकर ही काम करते हैं, आपको अलग अलग से मास लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम Na के लिए भी 23 लिखेंगे, Na+1 के लिए भी 23 लिखेंगे। राइट, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो आयन का भी मास वही होगा, एटम का भी मास वही होगा। ओके, कोई चेंजेस नहीं होता। लेकिन हाँ, आप चाहें तो Na+1 का ये जो 23U है, इसको आप चाहें तो आप अलग से एक नाम दे सकते हैं। यू कैन कॉल इट एज रिलेटिव आयनिक मास ऑल्सो। आप चाहें तो इसको रिलेटिव आयनिक मास बोल सकते हैं। आयनिक मतलब आयन का मास। ठीक है, Na+1 एक आयन है, तो आयन का मास, उस तरीके से आप उसको आयनिक मास कह सकते हैं, इफ़ यू वांट टू बी मोर प्रेसाइज। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, चाहे तो ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। वी आर मोर कंसर्न विद द न्यूमेरिकल वैल्यू। हम ज़्यादा यहाँ कंसर्न है कि हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू सही होना चाहिए। ठीक है, जो 23 नंबर आप लिख रहे हैं वो सही होना चाहिए। उसको आप किस नाम से डिनोट कर रहे हैं उससे उतना खास फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर ये आपको समझ लेना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन के मास को हम ज़्यादा कंसिडर नहीं करते हैं और नेग्लिजिबल माना जाता है, इसलिए उसको एटॉमिक मास में शामिल नहीं करते हैं। एटॉमिक मास का जो भी वैल्यू है वो उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास के वजह से होता है। ठीक है,
तो इसीलिए रिलेटिव एटॉमिक मास बोलें या आयन का मास बोले, दोनों केसेस में आपको सेम लेकर ही चलना है, तो कन्फ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए फॉर्मूला यूनिट मास में और मॉलिक्यूलर मास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे विद द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला यूनिट मास। जितने क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वो हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बताया कि दोनों क्या क्या होता है, फार्मूला यूनिट मास क्या होता है एंड मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, और एक वाटर का एग्जाम्पल बताया। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चंस डील करेंगे रिलेटेड टू द कैलकुलेशन, कि हम न्यूमेरिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मासेस एंड formula unit masses, ठीक है। So we are going to meet on Thursday and we are going to discuss with the numerical calculation of molecular mass and formula unit mass, okay. So I hope you understood today's class. So we will meet on Thursday. Thank you everyone for attending today's class. Thank you.